अल्पेश भाई आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि अल्पेश कथीरिया जो कि वाराछा के प्रत्याशी भी हैं और उनको गब्बर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो वाराछा का जो चुनाव है वो सीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि कुमार कानानी जो आपके सामने उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई है। आप भतीजे हैं, वो चाचा है। कैसी रहेगी ये लड़ाई? देखो, यहाँ की जो जनता है पिछले 10 साल काका को मौका दिया, उसको आरोग्य मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन जिस दौर से वहाँ काम होना चाहिए, एक स्वाभाविक तौर है कि समझो कोई भी आरोग्य मिनिस्टर है तो उसके वहाँ एक 100 बेड की अस्पताल तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो आरोग्य मिनिस्ट्री को करना चाहिए। वहाँ सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है तो ट्रैफिक की बवाल बहुत रहती है। मेरी जानकारी, एक बार बीच में रोक रहा हूं कि जस्ट मेरी जानकारी में ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वहां पर अस्पताल बनने जा रहा है। आपने ये मुद्दा उठाया था तो वहां जवाब भी ये दे दिया गया है। देखो, बनने जा रहा है तो बनने कब जा रहा है? 27 साल हुए आपके शासन को। अब आप बनाने वाले अभी है। अब आप वही सब बांट रहे हैं जो आप हमें कहते हैं कि हम रेवड़ी बांटते हैं, तो अब आप बोल रहे हैं अब आप हॉस्पिटल बांट रहे हो। तो क्या बात है? देखो, एक सिंपल बात है कि कोई भी लोग को लोग ऐसे ही चुनते हैं कि वो जनप्रतिनिधि के नौर पे कुछ अच्छा काम किए। कोरोना के समय पे वो घर पे बैठे हैं। कोरोना के समय पे लोग फोन करते हैं मिनिस्टर के तौर पे कि सर हमको इंजेक्शन चाहिए, तो काका बोलते हैं कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो दिन थे वो लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, और ये दिन का जवाब लोगों को मत से देने वाले हैं। और वाराछा की जनता ने तय कर लिया है कि काका को हम 9 तारीख को हरिद्वार भेज रहे हैं यात्रा पे, 8 तारीख को भतीजा को चुनाव से विजयी संकल्प कराना है। तो अल्पेश कथीरिया को एक सवाल ये तो बनता ही है कि मैंने आपको जिस तरीके से कवर किया है, आपकी स्टोरीज हम लोगों ने जो चलाई है, काफ़ी बार जेल में जाना भी हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है आपका गुस्सा। क्या लग रहा है राजनेता बनने के बाद यही गुस्सा आपके रास्ते में नहीं आएगा? देखो, जेल एक ऐसी चीज है कि जो सरकार के दमन से होता है। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, मां भारती का बेटा हूं। मैं चाहे कोई भी पक्ष में हूं, भाजपा में हूं, कांग्रेस में, आप में हूं या ना हूं, मैं ऐसा तो लड़का हूं ही नहीं कि मैं राष्ट्र के विरुद्ध काम करूंगा। उसके बावजूद भी 2 राजद्रोह लगाए हैं। देश आजाद होने के बाद राजद्रोह वाली बात है वो सिर्फ भाजपा ने ही की है और काफी सारे लोगों पे ही लगाई है। और उसको लगता है कि लोगों को जेल में डालने से लोग टूट जाता है, बिखर जाते हैं और उसका काम हो जाता है। लेकिन हम हमारे विचारों से खड़े हैं, हम हमारी आज़ादी से खड़े हैं। आप जेल में कभी बार बार भेजो या वहाँ पे ही रखो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भी वहाँ हौसलों से बुलंद होते हैं, हम भी वहाँ पे पढ़ते हैं। हम जेल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अच्छा काम कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत समय मिलता है, हमको पढ़ना है, लिखना है, अच्छा काम करना है। तो मैं तो भाजपा का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हम जितनी बार हमने जेल भेजा है उतनी बार मैं मजबूत होकर बाहर आया हूं। गोपाल भाई, आपसे एक सवाल है कि आप सभी का जन्म, हार्दिक पटेल हो, आप हो, अल्पेश भाई हो, आप सभी का जन्म कहीं ना कहीं आंदोलन से हुआ, पाटीदार समाज को हक दिलाने की बात से हुआ। आज पाटीदार समाज, या तो आप खुद उस पाटीदार समाज से हैं, आप दोनों उस पाटीदार समाज से हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपने राजनीति में जाकर पाटीदार समाज से गद्दारी नहीं की है? क्योंकि आप दोनों ने पहले कई बार ये कहा है कि हम लोग कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, कभी किसी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं पकड़ेंगे। राजनीति में इस देश में आने के 2 परंपरागत तरीके थे। एक, आपके पास 2 नंबर के बहुत से पैसे होने चाहिए। अगर आप अमीर हैं फिर किसी भी दरवाजे से किसी भी स्तर पे आप सीधा घुस सकते थे, या फिर आप राजनीतिक परिवार से आते होने चाहिए, फिर आप कहीं भी कभी भी कोई पद पे जा सकते थे। 2 ही दरवाजे थे राजनीति में जाने के, या तो परिवार से आ जाओ राजनीतिक, या तो पैसे से आ जाओ। हम अपने आप में यूनिक लोग हैं जो समाज के हक और अधिकार के लिए लड़े हैं। लड़ते हमने समाज के दिल में अपनी जगह बनाई, गुजरात के दिल में अपनी जगह बनाई, और धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हुए एक नया रास्ता बनाते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज कि जब भी कोई मुख्यमंत्री
या मंत्री या विधायक का बेटा विधायक बनता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्यों राजनीति में आए, क्या आप एक ही परिवार से आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर कोई साधारण से परिवार का नौजवान लड़के झगड़ के अन्याय जुल्म अत्याचार को सहन करते हुए अपना रास्ता बना करके राजनीति में ऊपर पहुंचेगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपने तो कहा था आप नहीं आओगे। लेकिन ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें हमारा काम, मैं नौकरी कर रहा था पुलिस में अच्छे से, क्यों छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और दूसरी बात, मैंने कभी जीवन में नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने ताल ठोक के कहा था कि राजनीति में आएंगे, इन सबको हराएंगे, इसी कुर्सी पे बैठ के अच्छे फैसले लेके गुजरात चलाएंगे हम। देखो, मेरा सिंपल सा मानना है कि अभी अगर एक अनपढ़ आदमी मंत्री बन सकता है तो कम से कम मैं BA LLB हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं राजनीति में क्यों नहीं जाऊंगा। अनपढ़ अगर मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, मैं भी बनूंगा। तो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने कहा मैं आऊंगा। शुक्र है सब जनता का, समाज का, लोगों का, आप सब जैसे वेल विशर्स का, जिन्होंने सारों ने सपोर्ट करके हम जैसे साधारण परिवार के युवाओं को इतना बड़ा मौका और जिम्मेदारी दी है। गोपाल भाई, आप हमेशा से ही आपके बयानों के कारण काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आपकी कई सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी वायरल हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया था, उनकी माताजी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर भी आप काफ़ी ट्रोल हुए थे और काफ़ी बड़े विवाद खड़े हुए थे। क्या अब एक प्रत्याशी होने के बाद, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, इन सारी बातों का गोपाल इटालिया को कोई पछतावा है? देखो, बात पछतावा नहीं, पछतावा की है ही नहीं है। बात यह है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक 15-20 दिन, 1 महीने पहले भाजपा वाले सारी 10 साल पहले की बातें पकड़ पकड़ के लाके पूरे गुजरात को लेकिन दिखाते। बोलने वाले तो गोपाल इटालिया ही थे ना। मैं बता रहा हूँ पूरी बात। बोलने वाले तो प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी जी के बारे में इतना घटिया शब्द बोले थे, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगा। मैं जब भी कुछ बोला हूँ, अगर वो चीज गलत है तो तब भी मैं मुख्यमंत्री तो नहीं था, कोई पद पे नहीं था, मेरी बहुत कम उम्र थी। अगर कम उम्र में मैंने कुछ ना समझ में बोला है तो आज मैंने अपनी सोच को ठीक कर लिया है, आज करेक्ट कर लिया, और उस करेक्ट सोच के आधार पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए देश की एक महिला लीडर के बारे में जो घटिया शब्द बोले थे, उसको लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं का क्या मानना है? मैंने अपनी नासमझ में कुछ बोला है, मैंने अपनी सोच को करेक्ट भी किया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सोच को करेक्ट किया है, लेकिन पछतावा है, मेरा सीधा सवाल यही था। करेक्ट कर लिया, उसमें सब आ गया। अब उसका कोई मतलब लिख के तो सारा करेक्ट कर लिया, मतलब करेक्ट कर लिया, ठीक कर लिया सोच को, जो भी बोला गया। और 10 साल पहले अगर मैंने कुछ बोला है तो क्या वो बात आज के 2022 के गुजरात चुनाव का मुद्दा है? भाजपा इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? मतलब 27 साल में आपने कितने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, रोड बनाए, वो नहीं दिखाएंगे। आप ये दिखाएंगे कि गोपाल का 10 साल पहले का, जब वो छोटा था, जब वो किसी पद पे नहीं था, जब वो सार्वजनिक जीवन में नहीं था, तब जो बोला था वो देख लो और बीजेपी को वोट दे दो। ये कहना चाहते भाजपा वाले। मुझे तो शर्म आती है और तरस आती है भाजपा की इस हालत पे कि मेरे वीडियो दिखा दिखा के वोट मांगने पड़ रहे। क्या हालत होगी इन भाजपा की? इससे अच्छी तो बेहतर स्थिति में मैं हूं, इससे बेहतर स्थिति में मैं हूं कि मैं मेरे विजन के दम पे वोट मांग रहा हूं। मैं मेरी पार्टी के विजन के दम पे गुजरात के लोगों को अपील कर रहा हूं कि हमारा ये विजन है, वोट दीजिए। आप पूछिए भाजपाइयों से कि आज तक मैनिफेस्टो नहीं निकाला, बताओ उनको पता ही नहीं कि चुनाव जीत के करना क्या है। अभी तक तो मैनिफेस्टो नहीं निकाल पाए वो लोग, और बता रहे वीडियो। भाई मैनिफेस्टो दिखाओ, अपना दिखाओ क्या करना चाहते हो 2022 के बाद।